पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन की क्रिया। शुक्र जनन की क्रिया में हमने स्पर्मेटिड के निर्माण की बात कर ली थी। स्पर्मेटिड का निर्माण हमने कैसे देखा था कि जो स्पर्मेटोजोआ था, स्पर्मेटोजोआ से क्या बने थे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और फिर स्पर्मेटिड बने थे। तो स्पर्मेटिड बने यहाँ तक जो थी, जो कोशिका थी, जो युग्मक था अपना, वो गोलाकार आकृति में था, वो ऐसा था। तो ये था वो स्पर्मेटिड है। तो ये तो स्पर्मेटिड तो गोलाकार आकृति। अब इस स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बनना है, शुक्राणु बनना है, इस क्रिया को हम कहते थे स्पर्मियोजेनेसिस। ये हमने देख ली थी कि इसे स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब इस गोलाकार स्पर्मेटिड से और ऐसे लंबा स्पर्म बनना, ये क्या है? स्पर्म। ये जो सारा प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक का जो हम पढ़ेंगे वो है स्पर्मियोजेनेसिस। अब इसमें क्या होता है, ये सारी जो प्रक्रम है वो किन किन चरणों से गुजरता है? उसमें पहला आता है अपना फॉर्मेशन ऑफ हेड, शीर्ष का निर्माण। अब जो ये शुक्राणु का जो शीर्ष है, इसका निर्माण यहाँ से किस तरह से होता है, तो उसकी बात करें तो हम देखें कि जब ये स्पर्मेटिड था, ये गोलाकार शेप में था। अब जो शीर्ष होता है उसके अंदर दो पार्ट है। एक तो है एक्रोसोम और एक है केंद्र। ये दो भाग इसके शीर्ष में होते हैं। तो ये यहाँ से कैसे बनते हैं? तो हम इसके जब शीर्ष का जो मेन भाग देखते हैं तो उस मेन में अपने को न्यूक्लियस ही दिखाई देता है। तो जो केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर क्या होता है कि जो ये कोशिका का जो ये केंद्रक है, ये सामान्यतया फिर थोड़ा लंबा होने लग जाता है, दीर्घाकार आकृति लेने लग जाता है। और जो इसके अंदर का जो न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका है या आरएनए है या प्रोटीन है, वो सारे बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो आरएनए, प्रोटीन, ये सब बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो इसके अंदर केवल आनुवंशिक पदार्थ रहता है, केवल जेनेटिक जो मटेरियल है वो ही रहता है। और इसके अलावा अतिरिक्त जो भी पदार्थ होंगे वो केंद्रक से बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो इससे केंद्रक है वो हल्का हो जाएगा। तो हल्का होगा तो वो केंद्रक है वो आकृति में ऐसे थोड़ा थोड़ा लंबा होने लग जाएगा। फिर तो ऐसे हल्का लंबा होने लग जाता है। ये बात तो हुई हमारी केंद्रक की। अब दूसरा पार्ट आता है जो इसका एक्रोसोम है, वो कैसे बनता है? दूसरा भाग है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम है ये केंद्र के जो शुक्राणु है उसमें जो शीर्ष भाग पर ये दिखाई देता है, ये एक्रोसोम है। और ये केंद्र को एक तरह से ऊपर से ढके हुए रहता है। तो ये आगे अंडे की झिल्लियों को भेदने का काम करेगा, वो हम आगे बात करेंगे। तो एक्रोसोम है, इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण जो है वो गोल्जी बॉडी से होता है। जो इस स्पर्मेटिड ये कोशिका है और इसके अंदर गोल्जी बॉडी भी है, साइटोप्लाज्म भी है, और भी ऑर्गन्स है, सेंट्रियोल भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो ये सारे ऑर्गन्स है। तो इसके अंदर जो भी ये गोल्जी बॉडी है, इनके द्वारा एक्रोसोम का निर्माण है। ये गोल्जी बॉडी क्या करेंगे, इसकी जो सिस्टर्नी है, जैसे ये यहाँ केंद्र था और इसके यहाँ जो गोल्जी बॉडी की जो सिस्टर्नी थी और गोल्जी बॉडी थे जो वेसाइकल सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स से बना है। तो ये सिस्टर्नी और जो वेसाइकल्स हैं वो ऐसे एकत्रित होने लग जाते हैं, एक जगह इकट्ठे होने लग जाते हैं इस केंद्र के ऊपर की तरफ। फिर ये इकट्ठे होने लग जाते हैं। तो फिर इसके अंदर क्या होता है, जो वेसाइकल्स हैं उसमें से कुछ वेसाइकल्स के अंदर एक कण बनता है जिसे प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल बोलते हैं। एक क्या होता है, ये जब सिस्टर्नी कुछ इकट्ठी हो गई तो इसमें छोटी छोटी सिस्टर्नियाँ मिलकर एक बड़ा विसाइकल्स मिलकर के एक बड़ी
आस्यनुमा या थैलीनुमा जो विसाइकल बना देते हैं, उसके अंदर एक कण है वो एकत्रित हो जाता है, निर्माण हो जाता है उसका, और उस कण को कहते हैं प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल। प्रोएक्रोसोमल कणिका। तो बाकी का है वो ऐसे, बाकी का जो गोल्जी बॉडी है वो भी है, ये केंद्रक है। तो इसके विसाइकल में कुछ कण विकसित हो जाते हैं, ये कण है वो विकसित हो गए। अब ये आकार में ये विसाइकल है ये बढ़ने लग जाती है, तो ये आकार में बढ़ने लग जाती है और ये आकार में बड़ी हो जाती है, और इसके अंदर ये एक्रोसोमल ग्रेन्यूल है, ये बाकी के गोल्जी बॉडी का पार्ट है। तो ये फिर क्या होता है कि जब ये प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल बन गई, तो फिर जब ये प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल वाली जो आशय है, जो विसाइकल है, उसे हम कह देते हैं प्रोएक्रोब्लास्ट। उसे क्या कह देते हैं? प्रोएक्रोब्लास्ट। और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है जो गोल्जी बॉडी का, वो आगे उसका कोई यूज नहीं है, तो उसको बोल देते हैं गोल्जी रेस्ट। और ये गोल्जी रेस्ट फिर क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है और फिर बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से जो गोल्जी बॉडी है उसके अंदर ये कणिकाएं बनकर और प्रोएक्रोब्लास्ट का निर्माण कर दिया। अब आगे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ नेक। तीसरा जो क्रम है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ नेक। उसमें क्या होता है कि जो ये जो स्पर्मेटिड है, इसके अंदर सेंट्रियोल भी पाए जाते हैं, और सेंट्रियोल है वो दो होते हैं। वो सेंट्रियोल क्या होता है कि जब ये केंद्र की हमने बात की कि केंद्र की शेप है वो दीर्घाकार या पतला होने लग जाता है, तो इसके साथ साथ में क्या होता है कि ये जब गोल्जी प्रोएक्रोब्लास्ट बना देता है, तो ये साइटोप्लाज्म है ये पीछे की तरफ मूवमेंट करता है। ये जो साइटोप्लाज्म था ये पीछे की ओर गति करता है। पीछे की ओर गति करता है तो उसके साथ में ही क्या होता है कि सेंट्रियोल जो है, तारकाय जो होते हैं दो, वो सेंट्रियोल इस केंद्र के नीचे स्थापित हो जाते हैं, इस केंद्र के नीचे स्थापित हो जाते हैं। और उसमें एक केंद्र के पास में जो सेंट्रियोल है उसे कहते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, समीपस्थ तारकाय। और एक जो तारकाय है वो दूर होता है इससे, तो उसको बोलते हैं दूरस्थ सेंट्रियोल। तो इस प्रकार से इस केंद्र के नीचे दोनों हैं वो व्यवस्थित हो जाते हैं। अब समीपस्थ जो सेंट्रियोल है वो तो जस्ट इसके पास में होता है, और ये क्या काम करेगा आगे जाकर, ये सेंट्रियोल है ये युग्मनज बनेगा तो उसमें विदलन का प्रेरण करेगा। जबकि जो दूरस्थ सेंट्रियोल है, इस दूरस्थ सेंट्रियोल से अब क्या होता है, फिर एक फिलामेंट बन जाता है, एक्सियल फिलामेंट बन जाता है। एक्सियल फिलामेंट बन जाता है। और ये एक्सियल फिलामेंट है जो ये वाला, ये एक्सियल फिलामेंट है, ये फिर पुच्छ का निर्माण करता है। तो ये एक्सियल फिलामेंट बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ये बात हुई हमारी नेक की। तो नेक में क्या होता है, सेंट्रियोल होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं, समीपस्थ और दूरस्थ सेंट्रियोल। अगली जो आता है वो है मिडल पीस। इसके शुक्राणु का जो ये मध्य भाग है, इसका निर्माण कैसे होता है? मध्य भाग का निर्माण है वो माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि जब ये साइटोप्लाज्म में पीछे की तरफ मूवमेंट करता है, तो जब जो दूरस्थ सेंट्रियोल है इससे जो फिलामेंट बनता है उसके पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये व्यवस्थित हो जाता है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे पंक्ति में इसके बाहर की तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं।
और ये क्या काम करते हैं, ये ऊर्जा को प्रदान करते हैं। जो स्पर्म होगा उसको ऊर्जा प्रदान करेंगे, जिससे ऊर्जा से ये आगे फिर जो भी वेजाइनल पाथ है उससे गुजरता हुआ आगे ओवम तक जाकर उसे फर्टिलाइज कर सके। तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ऊर्जा का जो देने का काम होगा वो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसके चारों ओर सर्पिलाकार रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं एक तरह से कहते हैं सर्पिलाकार रूप से आवरण बन गया है, तो इसे बोल देते हैं निवेनकरण शीथ या आवरण, निवेनकरण शीथ, निवेनकरण आवरण। तो ये एक आवरण बन गया है। ये देखिए यहाँ ये मिडिल पीस है, ये यहाँ तक का मिडिल पीस है और इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये ऊर्जा प्रदान करेगा। अगला जो लास्ट पार्ट है अपना वो है कि इसका टेल कैसे बनता है। तो टेल का निर्माण हमने बात की यहाँ से कि जो दुरुस्त सेंट्रियोल है उससे एक्सियल फिलामेंट बनते हैं, एक्सियल तंतु बनता है, और इस एक्सियल तंतु से ही आगे स्पर्म की जो टेल है उसका निर्माण होता है। अब बात आई कि जो ये साइटोप्लाज्म था ये नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा था, तो ये मूवमेंट करने से इससे जो ये झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसकी भी शेप है, वो जो कोशिका पूरी है उसकी शेप भी पतली होती जाती है। और फिर क्या होता है कि जो अनावश्यक जो मटेरियल है, क्योंकि अपने को यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल है, न्यूक्लियस रह गया, गोल्जी रेस्ट, सेक्रोसोम बन गया, तो जो अतिरिक्त जो है वो साइटोप्लाज्म है वो ऐसे बाहर की तरफ निकल के फिर यहाँ से ये क्या हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकल के कहा जाता है वही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जाता है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से इसे सर्टोली सेल्स ले लेती है। सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, फिर इससे पोषण का निर्माण करती हैं, तो ये फिर न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम ये करेगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गया फॉर्मेशन ऑफ टेल। तो टेल के अंदर फिर जब ये साइटोप्लाज्म में प्रवाहित होगा तो ये साइटोप्लाज्म है, ये नीचे की तरफ मध्य भाग और टेल का कुछ पार्ट यहाँ तक ये साइटोप्लाज्म में रह जाता है, ये साइटोप्लाज्म। तो ये जो यहाँ इसमें भी रहेगा तो इसे बोलते हैं मेन चेट। मेन चेट ये साइटोप्लाज्म का भाग है, और ये कहाँ होता है, मध्य भाग को घेरे हुए जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके बाहर की तरफ, माइटोकॉन्ड्रिया है उसके बाहर की तरफ रहता है। और टेल का जो मेन पीस है, टेल के दो पीस है, ये मेन पीस है यहाँ तो, और ये एंड पीस है। तो ये मेन पीस जो है उसमें भी कुछ साइटोप्लाज्म है वो रह जाता है। तो ये यहाँ आगे ये वाली तो टेल का एंड पीस बना देती है, और ऊपर का है वो मेन पीस होता है। ये हमारा ये था स्पर्मेलिसिस। ये जो सारा प्रक्रम था स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का, जो भी पूरा प्रक्रम था, इसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब हम आगे बात करेंगे स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसी होती है।